नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में है। जेडीयू में संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू को मजबूत करने के मिशन में जुटे हैं। संगठन में फेरबदल, नए चेहरों को जिम्मेदारी और पुराने नेताओं की भूमिका में बदलाव। पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साथ ही पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या जेडीयू को लेकर नीतीश कुमार डरे हुए हैं? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जेडीयू में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से जेडीयू को लेकर एक्शन में है नीतीश कुमार, क्या है सर ये? देखिए, नीतीश कुमार एक्शन में नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ऐसे बेचारे व्यक्ति की तरह है आजकल, जो 4-5 लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हैं, वो उन्हें ग्रैब करना चाहते हैं। कुछ और लोग जो उनके अगले कतार में बैठे हैं, वो उनको सलाह देना चाहते हैं। प्रदेश के संगठन में बदलाव करने की कोशिश करके सोशल इंजीनियरिंग को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है। इस बात का डर है नीतीश कुमार को कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचने की क्षमता वो पहले वाली नहीं है, बोल नहीं पाते, स्टेज के ऊपर जाकर वो इंप्रेशन नहीं जमा सकते, वो इंप्रेसिव व्यक्तित्व के मालिक नहीं रहे, और न ही वो अभी मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ ऐसे फैसले ले सकें जिसका सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ाव हो, जैसे पहले किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली जरूरत जदयू की है कि अलग अलग सेक्शन के लोग इनके साथ जुड़े हैं कि नहीं, अलग अलग वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े हैं कि नहीं, कौन कौन सी जातियां इनके साथ जुड़ी है, और कुछ लोग, कुछ वर्गों के लोग जो कि इनसे दूर जा रहे हैं, उन्हें अपने साथ लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन मोदी ईरा के बाद भी हुआ, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तो उस समय भाजपा और जदयू ये दोनों के कंबाइंड मुद्दे होते थे। हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव नहीं थी, वाजपेयी की सरकार के समय भी नहीं थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगता था कि हम भी सॉफ्ट, बीजेपी भी अभी सॉफ्ट है, तो बीजेपी तो अकेले मुस्लिम उम्मीदवार न खड़ा करे, लेकिन हमारे जो मुस्लिम उम्मीदवार, हमारे जो मुस्लिम मंत्री हैं, तो इससे हमारे लिए ये समस्या नहीं आएगी कि मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमान हमें वोट ही न दे। बिहार की स्थिति भी बदली थी, और उस समय मुसलमानों को भी लगा था, जो एक पढ़ा लिखा तबका था मुस्लिमों के बीच, उसे लगा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये दोनों तो एक ही तरीके से राजनीति की शुरुआत किए हैं। नीतीश कुमार भी सेकुलर हैं, भले ही गठबंधन उनकी मजबूरी है कि लालू प्रसाद यादव अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे तो वो हारेंगे नहीं। और लालू प्रसाद यादव के प्रति लोगों का गुस्सा था इस बात के लिए कि वहां पर ऐसी सरकार चलने लगी थी जिसे बिहार में जंगल राज कहा गया, यानी कि इन लोगों ने बाहुबलियों की सरकार बना दी थी। पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया था, क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ रहे थे, और राजनीति में अपराधियों का दबदबा बढ़ रहा था। लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द के कई विधायक, सांसद भी वैसे ही थे, तो लोग त्रस्त थे, इसीलिए उनको अल्टरनेटिव चाहिए था। नीतीश कुमार मिल गए, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था तो मुस्लिम वोट भी मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति चेंज हुई, और यही वजह थी कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का नाम आया था, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा कि नहीं, ये अग्रेसिव नेता हैं, इनके ऊपर आरोप है गुजरात में दंगा के समय हिंदुओं के पक्ष लेने का, तो ऐसे में मुस्लिम वोट हमारा खिसक जाएगा। नीतीश कुमार कुछ समय के लिए साथ में अलग अलग चुनाव भी लड़ा। 2014 के चुनाव में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हो गया। उसके बाद उनको लगा नहीं 2015 तक देखते हैं। 15 में लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में ही सरकार बनी, लेकिन जब उनको लगने लगा कि मुस्लिम वोट साथ में हो, उससे ज़्यादा जरूरी है कि दूसरे लोग जो वोट हमें देने वाले हैं उनके दिमाग में चले कि नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो जंगल राज के खिलाफ थे। अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट हुए, लालू प्रसाद यादव सुपर एक्टिव मोड में आए, तो फिर वही लोग वोट नहीं देंगे, तो आगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। स्थितियां ऐसी बदली कि फिर वो पलटी मारे, कभी भाजपा के साथ आए,
कभी फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर आरजेडी में गए और अब स्थिरता आ गई। तो ऐसी स्थिति में स्थिरता आई है तो उन्हें लग रहा है कि अभी का दौर ऐसा चल रहा है जिसमें जदयू के नेता ही बात करते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, यादव हमें वोट नहीं देते, हम उसका काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों का कुछ % वोट अगर हमें मिले तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? संगठन में बदलाव करके मुस्लिम चेहरा भी उभारा जाना चाहिए। उसी तरीके से दूसरे में भी है, अलग जो वर्ग है, जातीय राजनीति जो बिहार में होती है। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि सबसे बड़ा बेस हमारा रहा है वो लवकुश समीकरण, यानी कोयरी और कुर्मी का वोट। कुर्मी वो खुद हैं और कोयरी उनसे जुड़ी हुई जाति मानी जाती है। तो इसलिए लवकुश समीकरण अगर हमारे साथ है तो एक बेस मिलता है कि नहीं 12-14% वोट हमारे साथ है। उसके अलावा हमें और ओबीसी के, दूसरी जातियों के और दलितों का वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें लवकुश समीकरण को साधना है। कैसे साधेंगे? इसके लिए उन्होंने एक काम तो किया, उमेश कुशवाहा को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन उमेश कुशवाहा का चेहरा क्या सम्राट चौधरी से बड़ा है? सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और ऐसे में उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका चेहरा कभी भी सम्राट चौधरी की तरह नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वर्ग का, यानी लवकुश में से कुश का वोट, कोयरियों का वोट अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को यह भी डर लग रहा है कि हमने उस समय जब रिजीम चेंज हो रहा था, मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, हमने इसलिए सम्राट चौधरी की बात की क्योंकि सम्राट चौधरी पसंदीदा व्यक्ति नहीं रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो सम्राट चौधरी को मंत्री बनाने से भी परहेज करने की कोशिश करते थे। इनको लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे ही समीकरण से एक चेहरा उभर कर आ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कोयरी कुर्मी वोट के लिए हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, वो अपना एक क्षेत्रीय छत्रप तैयार कर लेगी। सवर्ण वोट इनके साथ है ही और उसके बाद बनिया वोट इनके साथ है ही। तो फिर ये ओबीसी और दलित समुदाय में से अगर 10-15% वोट लाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जनता दल यूनाइटेड की। तो इसलिए वो चाहते थे वैसे लोग, वैसे चेहरा सामने ना आए। लेकिन जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो नीतीश कुमार के ऊपर दूसरा दबाव आ गया कि अगर हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई अपर कास्ट का चेहरा लेकर आ जाती है, तो वैसी स्थिति में पूरे बिहार में हमारे समुदाय के लोग, क्या पूरे ओबीसी समुदाय या दलित समुदाय के लोग हमें कहेंगे कि नीतीश कुमार ने एक सवर्ण को सीएम बनवा दिया, खुद कुर्सी छोड़े। तो इसलिए सम्राट चौधरी को आगे लाए। लेकिन अब फिर परिस्थितियां वैसी ही है। सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, वो उन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे सैटेलाइट टाउन बनवाना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, पेंशन योजना यानी सोशल वेलफेयर स्कीम को आगे बढ़ाना, वो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके हैं। हर स्टेट में ऐसे काम होते हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लगा कि ये वोटर भी हमें चाहिए, तो उसके लिए संगठन में बदलाव किया। तो सबसे ज्यादा तवज्जो दिया लवकुश समीकरण को। ये कुशवाहा, उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन राजीव सर, इस बीच जिस तरह से कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो उससे बगावत की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। देखिए, ये बगावत नहीं है, ये नीतीश कुमार की ऑथोरिटी साबित करने का तरीका है। जो तरीके अभी चल रहे हैं, अभी 153 सदस्यीय कमेटी, अलग अलग कमेटी बनाई गई, कई कोर कमेटियां बनाई गई, कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बदले गए, उसमें नए चेहरे लाए गए, लोग लाए गए। अभी नीतीश कुमार कुछ और लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने पुराने सहयोगी रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, उनके साथ भी मुलाकात की थी। उनसे भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो जनता दल यूनाइटेड में आए। संगठन पर उनकी पकड़ रही थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, तो हो सकता है फिर से नीतीश कुमार को ऐसे कुछ लोगों की जरूरत पड़ जाए। तो वो जो 153 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं, उसमें लवकुश समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार की एक बड़ी पकड़ रही थी। जो दलित समुदाय की बात की जाती है, एससी समुदाय की, वहां पर बिहार में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व रहा। जैसे जीतन राम मांझी भी मांझियों के नेता हैं। उसके बाद रामविलास पासवान जो पार्टी बनाए थे, उनका अपना एक वोट बेस है, पासवान के नेता हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दलित समुदाय में ये लोग अगर काम कर रहे हैं, दलितों की पार्टी है, तो कौन से दलित वर्ग के लोग हमें वोट देंगे। तो इन्होंने एक महादलित बना दिया कि नहीं, ये दलितों में भी दलित लोग हैं, महादलित। और महादलित को जो जमीन दी गई,
घर बनाने के लिए मकान दिए गए, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, रिजर्वेशन में सुविधाएं दी गई। उसके कारण महादलित वर्गों का वोट भी नीतीश कुमार के साथ आया। अब उनको भी लगने लगा है अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे नहीं। जनता दल यूनाइटेड में कौन सा ऐसा प्रभावशाली नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री को प्रभावित कर सके? तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों न रहें, क्योंकि सहयोगी पार्टियों में रामविलास पासवान की पार्टी भी है, जिसमें अभी चिराग पासवान एक ठीक ठाक एक्टिव नेता दिखाई पड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। तो उन गठबंधन का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन जदयू से तो अलग जा रहा है। उसी तरीके से अलग अलग समुदायों के बीच जो नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती जा रही है, चाहे मुसलमान हो, कोयरी हो, या फिर महादलित हो, या फिर ईबीसी वर्ग जो तैयार किया गया, अति पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात होती थी, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग इन्होंने जो तैयार किया, जिसको वो डोमिनेटेड कास्ट वाली जाति नहीं थी जो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है। यानी जिस तरीके से कोयरी कुर्मी मिलकर एक पार्टी बनाए, लवकुश समीकरण बना, जनता दल यूनाइटेड बना, पहले समता पार्टी थी। लेकिन उसी तरह से अगर राजद की बात करें तो वहां पर दिखता है कि नहीं, एक प्रभावशाली ओबीसी की जाति है, यादव, उसकी ये पार्टी है। उधर अगर विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, ओबीसी की एक बड़ी भूमिका वाली पार्टी है। मुकेश सहनी की पार्टी में मल्लाहों की बड़ी भूमिका है। लेकिन जो कई ऐसी जातियां हैं जिसके छोटे छोटे नेता हैं, कहार हो गए, बेलदार हो गए, बिहार में कई ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनको लगता था कि हमारा कोई बड़े कद वाला नेता हमारी जाति का नहीं है, तो नीतीश कुमार ने उन जातियों को भी अपने साथ जोड़ा। अब उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके क्षेत्रीय स्तर पर नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, तो ईबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका। अब नीतीश कुमार की छटपटाहट यही है कि हमारे पास एक बड़ा चेहरा नहीं है, हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारा जो बेटा निशांत है वो चेहरा बनने की स्थिति में अभी है नहीं, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो नेता हैं, कई ऐसे महत्वाकांक्षी नेता हैं जो कभी भी जनता दल यूनाइटेड को हड़प सकते हैं, अपने कद के अनुसार, अपने तरीकों के अनुसार वो पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, तो वो होल्ड दिखाना चाहते हैं, इसलिए पटना की राजनीति में एक्टिव रहते हैं। मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं थी। अगर सम्राट चौधरी ने मीटिंग बुलाई तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार को जाने की जरूरत नहीं थी। वो सरकार और संगठन की मीटिंग थी, इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जा सकते थे, इसमें जिला अध्यक्ष गए थे, मंत्री गए थे, नीतीश कुमार को जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम एक्टिव हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की एक्टिविटी इसी बात के लिए थोड़ी बहुत बड़ी है कि वो अभी डरे हुए हैं। ये क्या लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड सरवाइव कर पाएगी? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को उतनी सीटें दे पाएगी जितनी पहले देती थी? क्या अगले विधानसभा चुनाव होते होते हमारे जनता दल यूनाइटेड के पास इतनी पावर रहेगी, इतनी क्षमता रहेगी कि हम पहले की तरफ 50-50% की सीटों का नेगोशिएशन कर सकें? और अगर नीतीश कुमार थोड़े समय के लिए बिहार की राजनीति से बाहर आए, दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हुए, तो और जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो जाएगी। इसलिए ओवरऑल ये पूरे दिन मीटिंग चलती है जनता दल यूनाइटेड की, कुछ डिसिप्लिन के अनुसार, अनुशासन के बनाए रखने के लिए, जैसे छोटू सिंह जैसे नेताओं को बाहर कर दिया गया, 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, नीतीश के करीबी, अशोक चौधरी के करीबी, पीछे पीछे नीतीश के साथ साथ चलने वाले नेता थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने कुछ पार्टी विरोधी बातें कर दी, उसी के कारण झगड़ा भी हो गया, मनोज झा से भी झगड़ा हो गया, और फिर उसके बाद इन्हें बाहर कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति इसलिए है कि नीतीश ये संकेत देना चाहते हैं कि देखो ये तो हमारे साथ साथ चलने वाला नेता था, लेकिन फिर भी इसे अगर अनुशासनहीनता दिखाएगा तो बाहर कर देंगे। तो अभी नीतीश कुमार की समस्या यही है, पार्टी में एकजुटता नहीं, वोट का आधार कमजोर हो रहा है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो किसी तरीके से जिला लेवल पर जदयू को फिर से मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, संगठन में बदलाव कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी लग रहा है, पटना के पॉलिटिक्स में दिख रहा है कि नीतीश कुमार अभी के समय में लालू प्रसाद यादव से भी ज्यादा कमजोर नेता दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये संगठनात्मक सर्जरी जेडीयू को नई ताकत देगी या फिर बदलावों के बीच पार्टी में बगावत को बढ़ावा देगी?
बिहार की सियासत में इन फैसलों का असर कितना बड़ा होगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि जेडीयू के भीतर बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और नीतीश के डर को ये दिखाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।